गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हम लोग के पास। साइंस और क्या, बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ सामान्य ज्ञान की भी बातें हैं, मतलब हिस्ट्री से भी संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको ये सेट जो है साइंस के साथ साथ कुछ सामान्य विज्ञान के भी और सामान्य ज्ञान के और कुछ समसामयिक यानी करंट अफेयर के भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आज का जो सेट है, क्लास 6 to 8 की बात करें, क्लास 9 10 की बात करें और 1 to 5 की बात करें, ठीक है। और जिनका फिजिक्स 11 12 में है, यानी ऐसा सेट मॉड्यूल है 1 to 5 के लिए भी बेनिफिशियल, 6 to 8 के लिए भी, 9 10 के लिए भी और 11 12 के लिए भी। 11 12 में जिनका फिजिक्स है उनके लिए है, ठीक है। यानी आज का जो सेट है वो फिजिक्स आधारित, यानी जितने भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं और जिस तरह का जो पूछा जाता है उनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स का सेट प्रैक्टिस करेंगे साइंस के अंदर, ठीक है। समय करीब है तो हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि जो चैप्टर वाइज संबंधित है, जो पूछने की संभावनाएं हैं, फिजिक्स को एक बार कवर कर लें सिलेबस के अनुसार, और केमिस्ट्री को एक बार कवर कर लेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, बोलिए, इसके साथ साथ हम लोग बायोलॉजी का भी कवर करेंगे। तो ये इस तरह का आपका शेड्यूल है। 1 मिनट, कुछ एरर आ रहा है शायद, नहीं ठीक है। मैं देखने आया था कि शायद आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्या है, विद्युत परिपथ। अगर लिखने क्या कहते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो तो थोड़ा इसको माफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ्स, है ना, किरचॉफ के नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है। देखिए क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यानी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है बीपीएससी का उतना स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के रूप में नहीं रहता है, लेकिन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस और अच्छा क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ्स लॉ की बात करें, ठीक है ना, तो इन्होंने दिया था आवेश से संबंधित और ऊर्जा से संबंधित। मतलब किरचॉफ्स लॉ में जो है आवेश मतलब चार्ज और ऊर्जा मतलब एनर्जी, ये कंजर्व रहते हैं। आपसे अगर कोई प्रश्न आता है तो आप याद रखिएगा कि किरचॉफ्स लॉ से ऊर्जा और आवेश का जो है संरक्षण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा और आवेश, ठीक है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका आता है, इनमें कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। याद रखिए, सदिश राशि कहते हैं किसको है, वैसी भौतिक इकाई जिसमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू के साथ साथ उसमें दिशा का भी ज्ञात हो, उसे हम लोग सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, जिसमें मान हो, दिशा का ज्ञात नहीं हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें से आप बात करिएगा। विस्थापन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है। वजन की बात करें तो ये हमारा वेट है, और वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है, और ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है मतलब सदिश राशि है। संवेग की बात करें, संवेग होता है मोमेंटम, और मोमेंटम भी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है मतलब सदिश राशि है। ऊर्जा हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। और क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन है जो सदिश नहीं है, मतलब अदिश है। सदिश नहीं मतलब अदिश है, और इकलौता आंसर आपका डी होगा। डी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होता है जिसमें कुछ मान होते हैं बट उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अदिश राशि, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, त्वरण एक डैश राशि है। त्वरण याद रखिएगा, एक्सलेशन, और एक्सलेशन जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेक्टर बोलते हैं हम लोग सदिश को जिसमें कुछ मान के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात होता है, मतलब दिशा के अकॉर्डिंग एक्सलेट होता है पार्टिकल्स। कोई बॉडी अगर आपको कहीं जाना है तेजी के साथ, तो आप उसी के दिशा में आप गाड़ी के या बाइक के एक्सलेटर पे दबाते हैं, तेजी में लाते हैं, ताकि आप उस दिशा को जल्दी से, यानी उस दिशा में आप जल्दी से पहुंच जाए समय को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा त्वरण जो है एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, ठीक है। चलिए,
त्वरण की बात करें, वेग की बात करें, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि होता है। स्पीड, चाल की बात करें तो चाल आप बताइएगा कि एक ये अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक हो सकता है? तो ऋणात्मक होने की संभावना उसी में बनेगी जिसमें दिशा का मान होता है, यानी जिसमें दिशा का ज्ञात हो, जिसमें दिशा का वैल्यू जिसमें दिशा का मेंशन किया जा सकता हो, ठीक है ना, उसी में हमारा ऋणात्मक होने की संभावनाएं हैं। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जो स्केलर क्वांटिटी होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, नहीं जीरो हो सकता है और नहीं नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो हमारा नेगेटिव भी होगा, ठीक है, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। और जो स्केलर क्वांटिटी होगा वो नहीं हमारा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हमारा जीरो हो सकता है और ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, चलिए तो अब निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक हो सकता है? तो आपको ये इतना हिंट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं होगा। द्रव्यमान हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, द्रव्यमान हमारा मास ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा। वेग की बात करें, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये नेगेटिव हो सकता है। दूरी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपका नहीं होने वाला चाल है, द्रव्यमान है और दूरी है। आप पूछा है कि हो सकता है, तो इकलौता आंसर आपका वेग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल कुछ नया चीज़ नहीं है, ये आपका पढ़ा ही हुआ है, बस हम लोग एक रिवीजन के तौर पे आते हैं। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा है और ये सब आप पढ़ करके हैं, कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में होता क्या है कि वो छोटी छोटी चीज़ें अगर आ जाता है सामने से और उससे हम प्रैक्टिस गो थ्रू हो करके नहीं रहते हैं, तो यही छोटी चीज़ हमारे लिए एक क्या बनते हैं, डिसक्वालीफाई का कारण बन जाता है। मतलब गलती हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप चयन होने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, यानी कौन वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है कि आवेग जो है, आवेग हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी ये सारे तीनों जो है, द्रव्यमान, गति, लंबाई, सारे के सारे आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। और याद रखिए, जिस भी एग्जाम की बात करिएगा, ये जो दिशा वाला बात है, वेक्टर, स्केलर, ये सालों सालों से पूछा जा रहा है। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जिस एग्ज़ाम की बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी का क्वालिफाई करना, बीपीएससी निकालना, क्वालिफाई नहीं बीपीएससी निकालना है आपको। चाहे बीपीएससी ट्री आप इनको क्वालिफाई करेंगे तो आप शिक्षक बनेंगे और डायरेक्ट कहीं बैरियर नहीं है। रिजल्ट लीजिए, मेरिट में नाम आएगा आपका और आपका जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। फिर कहीं कोई प्रोसेस में ही अटकने का ही सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए एक स्टेप बचा हुआ है, इसको आप निकाल लीजिए और आप क्या कहते हैं, नौकरी में आ जाइए। अगर आप कुमारे होंगे तो शादी होगी, ठीक है, कुमारे हैं तो शादी होगी, शादी होगी तो तिलक मिलेगा, है ना। और कुमारी हैं तो उनको भी एक जॉब होल्डर मिलेगा। ठीक है बात समझ में। उनको तो तिलक नहीं दिया जाता है, लेकिन ये गजब का भी निम्ना है, सिर्फ लड़कों को ही तिलक मिले, लड़की को क्यों नहीं मिलता? कमेंट करके जवाब दीजिए। सिर्फ तिलक जो है, दहेज, लड़का को ही दिया जाता है, लड़की को क्यों नहीं दिया जाता? हालांकि इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग, है ना, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, ऑल आर इक्वल, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। फिर बॉयज़ को दिया जाता है और गर्ल्स को दहेज क्यों नहीं दिया जाता? फिर इक्वलिटी की बात कहाँ की है? संविधान हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? बॉयज हो या गर्ल्स, इक्वलिटी है, सब एक समान है, ऑल भारत के नागरिक सब एक समान। फिर ये विभिन्नताएं, फिर ये वेरिएशन, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखने को मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पक्ष में हूँ कि लड़की को दहेज मिलना चाहिए, आप किसके पक्ष में हैं इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है? यानी कितना क्वांटिटी पे दे दिया गया है,
सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बताइए भार जो है हमारा वेट, वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप आंसर करेंगे वेट हमारा सदिश राशि है। ठीक है, चलिए 50 न्यूटन के बल का x घटक 30 न्यूटन है, मतलब रिजल्टेंट हमारा दिया हुआ है, ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, 50 न्यूटन याद रखिए, जिसका x में आपका दे रखा है, x घटक में, x कंपोनेंट में 30 न्यूटन दिया, और आपसे पूछ दिया है y में फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो जब भी ये आपका रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है, और इसका फॉर्मूला होता है एफ रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ वाई स्क्वायर, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, माइनस नहीं प्लस होता है, ये रिजल्टेंट है। आपका रिजल्टेंट दे रखा है 50 न्यूटन बराबर एफ एक्स कितना दिया है 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ वाई है हमारा, ये क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर ही रह जाएगा। आप क्या करिए कि बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करिएगा तो आपका एक स्क्वायर जो है टूट जाएगा, आपका ये जो है हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 50 का स्क्वायर कितना 2500 बराबर है, ये आपका रहेगा कितना, बोलिए, स्क्वायर टोपी हट जाएगा, स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा हट गया तो हमारा क्या जाएगा, ये टोपी हट जाएगा, तो इसके अंदर वाला हमारा है 30 का स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 2500, 30 का स्क्वायर करिएगा तो हमारा हो जाएगा 900 बराबर एफ स्क्वायर वाई। 2500 में से 900 जाएगा, बचेगा 1600 बराबर एफ वाई स्क्वायर, यानी एफ स्क्वायर वाई, ये वाई कंपोनेंट में। तो हम जब इसको ये स्क्वायर हटाइएगा तो इसका कितना हो जाएगा, टोपी चढ़ जाएगा, इसका टोपी चढ़ेगा 1600 और 1600 का बराबर है एफ वाई। ठीक है, तो 1600 को हम लोग स्क्वायर से निकाल सकते हैं, यानी 40 गुने 40 कर सकते हैं, 40 गुने 40 बराबर कितना हो जाएगा एफ वाई। तो जिसका जोड़ी लगा ये टोपी से बाहर आ जाएगा, मतलब हमारा एफ वाई फोर्स जो हुआ कितना हुआ 40 न्यूटन, कितना हुआ 40 न्यूटन। तो आंसर क्या है, क्या, हाँ सी नंबर। समझ में बात आई या नहीं आई, तो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है हमारा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आप लेके चलिएगा, क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से क्या एक सदिश राशि है, कौन एक सदिश राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें चुंबकीय रहना है, सापेक्ष रिलेटिव वाला तो होगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स होगा आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, अरे कितना सदिश 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 पे चला गया क्वेश्चन, सिर्फ त्वरण यहाँ हमारा सदिश राशि है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए किसी वस्तु के डैश के परिवर्तन की दर उसका त्वरण है, यानी किस वस्तु, यानी किसी वस्तु के किसमें परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता था, आप याद रखिएगा, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण, एक्सलेशन, और एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, ये कहलाता हमारा त्वरण, इसका मतलब वेग में परिवर्तन की दर कहलाता हमारा त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर कहलाता त्वरण। तो आपका 10 का डी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक त्वरण समय ग्राफ की ढलान डैश प्रदान करेगी, एक त्वरण समय, त्वरण और समय, देखिए एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है v बाई टी, त्वरण और समय ग्राफ की ढलान क्या देगा, तो ये हमारा हो जाएगा, मान ले ए त्वरण है और ये टी है हमारा, इसका ढलान क्या देगा, तो इसका ढलान देता है प्रतिक्षेप, क्या देता है, प्रतिक्षेप देता है, क्या देता है, प्रतिक्षेप देता है।
प्रतिक्षेप देता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मंदित गति के लिए वेग समय आरेख की प्रवणता क्या है? तो मंदित गति का मतलब क्या हुआ कि रिटार्डेशन हो रही है। तो आप बताइए, जब भी आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, तो आपका मोशन क्या होता है? कमता है या बढ़ता है? बिल्कुल आपका मोशन घटता है। तो घटता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा। घटने का मतलब क्या हो रहा? मंदित मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा था। आप बस मंदित गति का मतलब ही होता है कि वेग समय में हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, घटेगा हमारा। और ब्रेक लगाइएगा तो समय तो लग रहा है, समय लग रहा है और आपका मोशन जो गति है, गति घट रहा है। समय बढ़ रहा है और गति घट रहा है, तो यानी गति घट रहा है, इसका मतलब समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, समय कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वेग ही ऋणात्मक होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, चलिए वेग समय आलेख के अधीन क्षेत्र क्या दर्शाता है? वेग समय, तो वेग समय देखिए, आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी ग्राफ का, जैसे ये ग्राफ है, इस एरिया का मैं जो किसी भी कहूं, तो जैसा आकार होगा उस आकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। और अमूमन क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, चाहे वो ट्राइंगल का हो किसी का हो, लेंथ इंटू ब्रेथ तो कॉमन ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कॉमन ही होगा। तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या देगा? अधीन ग्राफ का किसी भी ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, इसका ये क्षेत्रफल हमारा, ये क्षेत्र निकालना है। तो क्षेत्र निकालना, ये कैसा दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा कि या तो वर्गाकार दिख रहा है या आयताकार दिख रहा है। ठीक है, तो वर्गाकार दिखे या आयताकार, वर्गाकार भी होता है क्या? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अगर इस साइड हमारा भी है और ये साइड हमारा टी है, तो साइड इंटू साइड, एक साइड हमारा भी और एक साइड हमारा टी हो सकता है। या आप आयताकार की बात करेंगे तो एक साइड हमारा लेंथ अगर मान लेते भी है और हमारा ब्रेथ हमारा क्या है? टाइम है, तो भी हमारा भी इंटू टी ही होता, चाहे जैसा भी शेप हो जाए। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब भी और टी हो जाए तो क्या बचेगा यहां से? बोलिए, विस्थापन बचेगा। इसका मतलब हो गया कि वेग और समय का जो ग्राफ है, वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल जब भी देगा, क्या देगा? विस्थापन देगा। तो आपका आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? गुड, बढ़े आगे। ठीक, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अभी आपने पढ़ा, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। और परिवर्तन क्या माना जाएगा? मान लेते हैं कि स्टार्टिंग हमारा शुरुआती वाला वेग, शुरुआती का वेग को हम लोग u मानते हैं। ठीक है, और अंतिम वेग ये शुरुआती वाला है, शुरू का वेग हमारा u है और अंतिम वेग जो है हमारा v है। तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा हमारा? अंतिम माइनस शुरुआती, ये हमारा परिवर्तन। और परिवर्तन की दर, किसी में भी आपको दर लगा दे, तो दर अगर लग जाए तो उस क्वांटिटी को आपको समय से विभाजित करना पड़ेगा, समय से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही हमारा कहलाता दर। ठीक है, दर, परिवर्तन की दर। दर जब भी लगेगा, जिसके साथ लगेगा उसको समय से विभाजित कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा कहलाएगा दर। तो वेग में परिवर्तन की दर, पहले वेग था हमारा स्टार्टिंग वाला u, फाइनल हमारा हो गया v, तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल बटे टी, ये हमारा देगा त्वरण। तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला, अगर आपका स्टार्टिंग का वेलोसिटी दे दे 30 मीटर, ये स्टार्टिंग है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम हमारा दे दे 40 मीटर पर सेकेंड, और समय दे दे हमारा 4 सेकेंड, तो हमसे पूछ दिया अगर कि त्वरण कितना होगा, तो त्वरण हम लोग पुट कर देंगे। फाइनल हमारा हो रहा है 40 माइनस इनिशियल हमारा है 30, 40 माइनस का 30 बटे कितना, समय दे रखा है 4, ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, ये कट करके 4 दूनी 8, 4 5 के 20, ये आपका 2.5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर का आपका आएगा त्वरण। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। त्वरण समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्र क्या देगा? त्वरण समय आलेख का क्षेत्र का अंदर क्या देगा बताइए? त्वरण समय आलेख का क्षेत्र क्या देगा? तो अभी आप बात किए, क्या बात किए? त्वरण का फॉर्मूला क्या बात किए?
त्वरण होता है वेलोसिटी v बाय समय। क्षेत्रफल कह दिया है, क्षेत्र। अब हम क्षेत्र की जब भी बात करेंगे तो हमारा समय है, ग्राफ आपका दिया है एक्सलेशन वर्सेस टाइम, तो यानी आपने को लेना है y एक्सिस पे एक्सलेशन को और x एक्सिस पे समय को लेना है। मैं कुछ भी बता कि ग्राफ जिस तरह से भी जाए, इसका क्षेत्रफल अगर मान लिया कि हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर आपने बेस समय को लिया है और हाइट क्या लिया, एक्सलेशन को, तो क्या पुट करिएगा? टी इंटू ए। आना तो एरिया का फॉर्मूला में यही है, क्षेत्रफल के फॉर्मूला में हमारा यही है, जिसका ग्राफ दिया जाएगा वही हमारा एरिया का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा। तो हमारा बता दीजिए, त्वरण गुना का समय क्या देगा? यानी त्वरण और समय का जो हमारा गुणनफल क्षेत्रफल, जो ग्राफ का क्षेत्रफल देगा वो हमारा वेग देगा। क्या देगा? वेग देगा। वेग में परिवर्तन, आप ये याद रखिए। बस याद नहीं रखना, समझ करके चलिएगा तो बनेगा, याद रखिएगा फंस जाइएगा, साइंस है। ठीक है। मंदित गति के लिए वेग समय आलेख, ये तो आपको मैं बता करके हूं, कमेंट करके इसका आंसर करिएगा। ठीक है। चलिए, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो फराडे के जो नियम है, यानी फराडे जो लाया गया था चालकता से, इसका कहना था कि जब भी कोई चालक को हम लोग एक परिवर्तनशील क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत धारा में भी परिवर्तन होगा। तो आप कह सकते हैं कि उसमें जो हमारा आने वाला है विद्युत वाहक बल में, जब हमारा विद्युत क्षेत्रफल में यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब उसमें वाहक बल में भी परिवर्तन आ रहा है। तो आप इसका आंसर जो है कर सकते हैं, एक चालक में प्रभावित होने वाला धारा ये भी परिवर्तन करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य तो नहीं होगा, सापेक्ष। ठीक है। तो यानी हमारा फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो है, सबसे पहला नियम एक हमारा एक आवेशित बल, दूसरा आप क्या कहेंगे कि एक विद्युतीय वाहक बल जो है इसमें डेवलप होता है, और ये रासायनिक नहीं होता है, एक ये भौतिक होता है, यानी आपका जनरेटर के रूप में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका आंसर एक जनित्र का विद्युत वाहक बल के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है। एक चालक में प्रभावित होने वाला धारा के रूप में भी किया जा सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। तो आपका आंसर इसमें जो है 17 का बी और सी दोनों होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। जनरेटर कहते हैं। बिल्कुल, बहुत मोटर नहीं होगा, जनरेटर होगा। ठीक है। चलिए, यहीं पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। चलिए, और एमीटर क्या होता है? एमीटर में विद्युत धारा का मापने का यंत्र एमीटर है, या ऐसा मात्रक विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एमीटर है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा ही को मापता है, लेकिन ये कम विद्युत धारा को मापता है ना? विद्युत धारा को ही मापता है, लेकिन कैसा विद्युत धारा को? कम विद्युत धारा को मापता है। ठीक है। चलिए, वेबर डैश की इकाई है। वेबर जो है ऐसा मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वेबर है। ये माइंड में रखिएगा। लेंज के नियम के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। यह प्रेरित ईएमएफ की दिशा देता है, तो बिल्कुल सही है, देता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है, नहीं। तो गलत हमारा यही हो गया, मतलब सी नंबर इज द
इनकरेक्ट। मतलब जो हमारा लेंज लॉ है ये ऊर्जा का संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। यह संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये गलत है। संवेग के संरक्षण पर आधारित आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। विद्युत वाहक बल किसका प्रतिनिधित्व करता है? विद्युत वाहक बल किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रति इकाई आवेश ऊर्जा का, प्रति इकाई आवेश ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए, लीगो प्रयोग से किस एक भविष्यवाणी की पुष्टि की? ये बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, आपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत, ये आप माइंड में रखिएगा, आपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और एक ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना चाहते हैं तो LIGO का फुल फॉर्म आप याद रखना चाहते तो रख सकते हैं। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बोलिए। L फॉर लेजर, I फॉर इंटर फेरोमीटर, G फॉर ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, G फॉर ग्रेविटेशनल वेव, O फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता की SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस बराबर है रो L बाई ए, इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ठीक है। चलिए, इसको रोकिएगा तो क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक होता है ओम, एरिया का ऐसा मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का ऐसा मात्रक होता है मीटर। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा आपका, ठीक है, तो बच जाएगा हमारा ओम मीटर। BPSC ने पूछा था जरूर, लेकिन मात्रक SI यूनिट में गलती किया था, और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से ही चैलेंज भी किया गया था और प्रूफ भी दिया गया था, ठीक है। याद होगा, अगर आपने सेट बनाया होगा तो जरूर याद होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा? तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया, रेजिस्टेंस बराबर रो L बाई ए, ठीक है। यानी हमारे पास प्रतिरोध जो है समानुपाती है लेंथ का। अगर लेंथ डबल हो रहा है इसका मतलब हमारा प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? इनमें से कोई नहीं, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नहीं। उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में कोई नहीं, तो यानी इनमें से कोई नहीं, उपयोग में से कोई नहीं, तो दोनों यही एक ही ना बात है, वो डबल हो जाएगा, 2 गुना आंसर होना चाहिए इसका। इसको काट देते हैं हम, 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना, ठीक है। तो 2 गुना तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, समझ में आया तो अगला प्रश्न आपका है, यदि वोल्टेज 32 वोल्ट तथा 2 एम्पियर दी गई है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात होगा। ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू IR होता, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ठीक है। जिसमें आपको वोल्ट दे रखा है और करंट दे रखा है, R पूछ रहा है, तो R रोकिएगा तो V बाई क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। V का वॉल्यू दे रखा है आपका 32 और विद्युत धारा दे रखा है I 2, काटिएगा हो जाएगा ये 16 ओम। 16 ओम अगर आपका आ रहा है तो ये सही आंसर होगा। चलिए, इस यानी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है आपका कंप्लीट। डिस्कशन जो सेट प्रैक्टिस है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उससे संबंधित प्रश्न का या उससे संबंधित प्रश्न से रूबरू होना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता क्या है, क्वेश्चन पूछता कैसा है और क्वेश्चन पूछा कैसा गया है। तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो संभावित प्रश्न बन सकता है BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने लाने का प्रयास किया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो BPSC ने पूछ चुका है उस क्वेश्चन को भी मैंने लाया है, ठीक है। तो अगर आपको सदिश आदि से दिक्कत था, यूनिट से दिक्कत था और उसके बाद कुछ थ्योरी से दिक्कत था,
तो उन सभी को जो है ना मैंने बताने का प्रयास प्रश्न के माध्यम से किया है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि अगर लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। सीखने और सिखाने की कोई सीमा नहीं होती है, हर कोई एक दूसरे से सीखता ही है, इसलिए हम भी आपसे सीख रहे हैं और आप भी मुझसे सीख रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यथासंभव मैं उसे समझने का प्रयास और देखने का भी प्रयास करूंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहे। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।